नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर एक अधिकारी से रंगदारी मांगे जाने पर मुजफ्फरपुर का कटरा इलाका दहशत में है। कटरा प्रखंड के वीडियो शशि प्रकाश से अपराधियों ने डाक से पत्र भेजकर 10 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी वाले पत्र के बंद लिफाफे से लाल रंग की बंदूक के गोली का खोखा मिला। पत्र और गोली को वीडियो ने कटरा थानेदार को सौंप दिया है। रंगदारी के लिए भेजा गया पत्र कंप्यूटर टाइपिंग है। उसमें अपराधियों ने लिखा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कटरा शशि प्रकाश, तुम जब से कटरा में आया है तुम्हारी कमीशन बहुत बढ़ गया है। प्रखंड का सारा भुगतान पेंडिंग है, कोई काम नहीं हो रहा। तुम क्या चाहता है? तुम्हारा सरकार गया, तुमको 10 लाख रंगदारी देना है वरना जान जा सकती है। समझ से काम लेना, थाना पुलिस के चक्कर में मत जाना वरना अंजाम खुदा जाने। पैक भेज रहा हूं, समझ जाना वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। पत्र के नीचे लिखा है, तुम्हारा बाप हर्ष। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी पूर्वी सहियार अख्तर के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच कर रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी इसे असामाजिक तत्वों की करतूत भी मान रही है। आपको बता दें कि इससे पहले कटरा सब रजिस्ट्रार से भी 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी मांगे जाने के बाद से वीडियो शशि प्रकाश कार्यालय में समय नहीं दे पा रहे हैं। उनका पूरा परिवार दहशत में है। उनको एक पेपर के माध्यम से जो है, डाक के माध्यम से एक मिला, उसमें मतलब था कि पैसे रंगदारी की बात लिखी हुई थी और उनको धमकी दिया गया था और उसमें एक खोखा वगैरह भी था। तो मुझे लगता है ये कोई किसी के द्वारा मिसचीफ किया गया है। अगर कोई भी होगा तो अपना फ़ोन करेगा या कुछ उस तरह से धमकाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई रंगदारी का कोई गंभीर मामला है। ये किसी का मिसचीफ है, कुछ बात होगी जो है, इसी के तहत जो है उनको परेशान करने की नीयत से इस तरह का पत्र उन्हें भेजा गया है। 10 लाख की डिमांड की है। हाँ, वो मतलब मिसचीफ लगता है किसी का, वैसा कुछ प्रेशर में तो नहीं है। बात हुई थी, मेरी बात हुई थी, तो वैसा कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें बताया भी था, तो प्राथमिकी दर्ज कराया, हम लोग उसको जांच कर रहे हैं जो है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतरजातीय गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार कर कई कांडों का खुलासा किया है। सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में साहिबगंज थानेदार ने अपराध की योजना बनाते कुख्यात पिंटू यादव को हथियार के साथ दबोच लिया। पिंटू यादव 13 जनवरी को मुजफ्फरपुर के रेवा रोड में एक ज्वेलरी दुकान में लूटपाट और गोलीबारी करने, 23 जनवरी को सरैया इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर देने, 30 जनवरी को करजा थाना क्षेत्र के मड़वन सीएसपी कर्मी के साथ लूटपाट और गोलीबारी करने, 1 फरवरी को साहिबगंज थाना क्षेत्र के ई कार्ट डिलीवरी व्यय से लूटपाट करने के मामले में शामिल रहा है। पूछताछ में पिंटू यादव ने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सहित कई जिलों के वारदात में शामिल रहने की बात को स्वीकार किया है। इसके गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर पहले जेल भेजा जा चुका है। पिंटू यादव के पास से एक देसी कट्टा, 3 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। साहिबगंज थाना अंतर्गत कल गश्ती के क्रम में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें एक सूचना मिली थी कि एक बड़े अपराधी पिंटू यादव पिता रविंदर राय, जो बल्थी साहिबगंज के रहने वाले हैं, जिन्होंने पूर्व में 5-6 कांडों में जो वांटेड थे और पूर्व में जैसे करजा में 30 तारीख को जो एक सीएसपी का लूट हुआ था और आगे जा कर के गैस गोदाम गाड़ी को लूट किया गया था। उसके बाद सरैया में एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारा गया था। मोतीपुर में अपराध की योजना बनाते हुए कुछ साथी उनके पकड़ाए थे और फिर फरार होने में कामयाब हो गए थे। और सदर थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना की गई थी। तो इनके और भी गिरोह साथी जो गिरोह के थे, करीब 12 लोगों को पूर्व में जेल भेजा गया है विभिन्न कांडों के तहत। और अभी कल शाम को बल्थी चौक पर साहिबगंज के अंदर एक हथियार, देसी कट्टा और 3 कारतूस और एक मोबाइल के साथ पकड़े गए, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कितने मामले इन पर दर्ज है सर? अभी तक कुल 5 मामले में फिरार थे और ऐसे सूचना मिला है कि असम में भी चोरी के कांडों में फिरार है वहाँ से, और भी इनके कांडों का पता किया जा रहा है। बड़ा गिरोह है सर ये? हाँ, इनका 10-12 लोगों को हम लोग पहले भी भेज चुके हैं, 12 लोगों को,
और ये 13वां है और इन्हीं का गिरोह था। ये गिरोह के मुख्य सरगना थे। लूटपाट और चोरी करते थे। हाँ, लूटपाट में ये संलिप्त पाए गए हैं। जितने भी अभी इन पे कांड मुजफ्फरपुर जिला में है, ये सभी लूट के कांड हैं और या हथियार के साथ इनके और भी साथी बरामद हुए थे। क्या लगता है लोग टारगेट किलिंग करते थे? टारगेट किलिंग अभी तक ये CSP लूट गिरोह था जो कि पकड़ा गया। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दिलाने के नाम पर मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति से करीब 3 लाख की ठगी कर ली गई। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के सेंट्रल सिनेमा रोड राहुल नगर निवासी संजय कुमार सिंह ने नेशनल टीवी पर विज्ञापन देखकर जन औषधि के साइट पर अप्लाई कर दिया। थोड़ी देर के बाद उनके नंबर पर कॉल आया और सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करने को कहा गया। संजय सिंह ने 11 बार करके 2,93,950 रुपए जमा कर दिए। पैसा लेने के बाद ठग ने मोबाइल नंबर ही बदल लिया। इस ठगी की घटना के बाद संजय सिंह ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि कर्ज लेकर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए रुपए इकट्ठा किया था, लेकिन साइबर शातिरों ने उस पर पानी फेर दिया। घटना क्या हुआ कि 2-3 न्यूज़ चैनल पर चल रहा था। नेशनल न्यूज़ चैनल है, ABP है, टाइम्स नाउ नवभारत है और इंडिया टीवी है। इस पर देखे कि प्रधानमंत्री जन औषधि का ये दे रहा था कि आप इसको अगर खोलना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए, ये इस पर अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होगा और आपको मिल जाएगा, तो अप्लाई कीजिए। तो उसी पर देख करके हम अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के 3 दिन बाद हमको उधर से कॉल आया, जिस पर ट्रू कॉलर में दिखा रहा था कि जन औषधि से कॉल आया है। तो वो बोला कि हम जन औषधि से बोल रहे हैं, सो आपका जो है अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि इसका जो भी शर्त है उसको आप पूरा कीजिए। जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट को पैसा जमा होगा, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा जमा होगा, कौन चीज़ और फर्नीचर वगैरह का पैसा जमा होगा। गवर्नमेंट कंप्यूटर लैपटॉप सब देती है, उस सब पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। हम देख रहे थे कि जन औषधि से कॉल आ रहा है तो गलत तो नहीं होगा। हम उसमें जमा करते गए, उसके निर्देशानुसार हम उसमें जमा करते चले गए। 2,93,950 रुपया लगभग हमसे जमा ले लिया वो कर्ज लेकर। जहाँ तहाँ से नहीं था मेरे पास पैसा, जहाँ तहाँ से हम लेकर के व्यवस्था करके हम किसी से कर्ज लिया, पैसा उसको तुरंत भेजा, कर्ज लिया, पैसा उसको तुरंत भेजा, उसके अकाउंट में पैसा जमा होता गया। हम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र किए हैं। लास्ट स्थिति में वो हमको बोला कि हम बोले कि नहीं, हम अकाउंट में नहीं भेज पाएंगे, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, सो आप कहिए तो हम दूसरे से हम पे फ़ोन से आपको भेजवा सकते हैं, पे फ़ोन पर। तब लास्ट में 38,000 रुपये उसको हम पे फ़ोन पर भेजे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि आपका 8 तारीख को सारा सेटअप आपका ये आ जाएगा, वहाँ हम लोग आ रहे हैं, सब विज़िट करके सारा चीज़ कर देंगे। और उसके बाद 7 तारीख को सुबह में हम फ़ोन किए तो उसका मोबाइल बंद बताने लगा। टोल फ्री नंबर पर कॉल किए, उस पर भी जन औषधि लिखा हुआ आ रहा है, अभी भी 10 सेकंड चल रहा है, कट जा रहा है, 10 सेकंड चल रहा है, कट जा रहा है, लगातार करते रह गए। तब हमको डाउट हुआ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो जिस पे फ़ोन पर हम भेजे थे पैसा, उसके नंबर पर उसको कॉल किया। उसके नंबर पर जब कॉल किया तो वो मोबाइल बोलता है कि आप जो भी बात करना है उनसे बात कीजिए, उनका मोबाइल अभी बंद है, खुल जाएगा। और उसके बाद कह के वो काट दिया। काट देने के बाद फिर दोबारा उसको कॉल करते रह गए, वो तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। कितना भी प्रयास किए लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। तब हम साइबर थाना में कंप्लेन किए, पटना साइबर थाना में, पटना साइबर में ये किए। वहाँ से वो बोले कि पेपर जाके जमा कर दीजिए। थाना हालांकि नहीं लिया पेपर, हम ऐसे ही पेपर रख के वहाँ से चले आए हैं। PMO में भी भेजे हम ईमेल पर, RBI को भी ईमेल पर भेज दिए हैं। देखिए क्या होता है। ठगी हुआ आपके साथ? टोटल मेरे साथ ठगी हो गया 2,93,950 रुपये का, ठीक है। प्रधानमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर। हम तो प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं ये किए कि भाई प्रधानमंत्री का मैटर है, इतना गलत कैसे हो सकता है, और वो भी नेशनल न्यूज़ पर देख करके। नेशनल न्यूज़ पर ऐड देख करके हमने ये किया। प्रचार तो अभी भी चलता है नेशनल न्यूज़ पर, और उस पर किए और मेरे साथ ऐसा हो गया। बाद में हमको पता चला ये तो हम ठगा गए। कितना बार करके पैसा दिए? हम तकरीबन उसको वो 11 बार में उसको हम पैसा दिया। उसका पूरा प्रूफ है हमारे पास, क्योंकि हम तो उसके अकाउंट में पैसा भेजे हैं ना।
हाल ही में बीजेपी से लोजपा रामविलास में गई विनीता विजय ने कहा कि चुनाव लड़ना ही उनका मकसद नहीं है। वह पार्टी में चिराग पासवान के सिद्धांत, विचार और काम करने के तरीके से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई है और एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी सुप्रीमो के दिशा निर्देश का पालन करती रहेगी। 10 मार्च को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में होने वाले लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की सभा को लेकर विनीता विजय ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने पूरे दमखम से सभा की सफलता के लिए तैयारी की है। सभा ऐतिहासिक होगी जो भावी चुनाव के लिए एकजुटता का संदेश भी देगी। विनीता विजय के प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण सिंह समेत कई अन्य नेता उपस्थित रहे। आप सब जानते होंगे 10 तारीख को साहिबगंज में हरि सिंह उच्चतर विद्यालय के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की जनसभा आयोजित की गई है। वैसे तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस जनसभा के बारे में और इसको सफल बनाने के लिए अपना हर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यह अपील कर रही हूं ताकि यह अपील ज़िले के कोने कोने तक जाए कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग 10 तारीख को 11:30 बजे हरि सिंह विद्यालय के प्रांगण में आएं और लोक जनशक्ति पार्टी की सभा में अधिक से अधिक संख्या में आएं और एक मजबूत पार्टी, एक युवा नेता को और मजबूती दें। मैंने भी अपने स्तर से साहिबगंज में, कांटी में, मड़वन में, पारू और सरैया में भ्रमण किया है, लोगों से अपील किया है, मीटिंग की है और अब आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू यह अपील आम जनता से कर रही हूँ कि वह सभी आएं और अपने चहेते नेता का नहीं है कहना कि केवल वैशाली पर केंद्रित है। चिराग पासवान जी बिहार के हर कोने में, हर ज़िले में उनकी मीटिंग हुई है, बड़ी से बड़ी जनसभा हुई है। वो जहाँ भी खड़े होते हैं उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं। पिछली बार जब आप लोजपा में शामिल हुई थी उस समय जो जनसभा किया गया था उस वक्त बीना देवी नहीं शामिल हुई थी उस जनसभा में। हाँ। इस बार उन लोगों का आमंत्रण मिला गया क्योंकि उनका आरोप था कि आपने आमंत्रित नहीं किया। इस बार वो आएंगे कि नहीं? ज़रूर आएंगे, वो सांसद हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं पार्टी के सदस्य ही नहीं है, तो फिर अब देखा जाए मैं तो नई कार्यकर्ता हूं और मैं, जैसा मैंने पहले कहा कि यह प्रश्न आप पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की ओर डायरेक्ट करें, उनसे मुखातिब हों, वही इसका सही जवाब देंगे। एक सवाल और मेरा है, आपका परिवार शुरू से कांग्रेस के लिए रहा है, इस बार लोजपा में जाने का क्या मकसद? देखिए, ये बात सही है कि यह परिवार ने कांग्रेस के लिए बहुत योगदान किया, लेकिन आज का कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रहा है और जनता की जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उस पर वह कांग्रेस बिहार में खरा नहीं उतरा है। किसी भी पार्टी को भला बुरा कहने का मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे पार्टी, एक ऐसे गठबंधन से जुड़ूं जो यहाँ की जनता से जिसका तालमेल हो, जो यहाँ की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। भाजपा खड़ा नहीं उतर पा रही थी, जो भाजपा छोड़ लोजपा में गई है। ये ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि ये छोड़कर उधर गए हैं, गठबंधन एक ही है। बीजेपी तो ज़्यादा बड़ी पार्टी है, इसका संगठन भी इससे ज़्यादा मजबूत। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टी बेहतर है और एक पार्टी खराब है? सीट वो लोजपा की रही है, तो क्या आप आश्वस्त हैं कि लोजपा से आपकी टिकट मिलने जा रही है? मैंने सीट के लिए कभी भी दावेदारी लोजपा में नहीं की है। मैंने एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी को ज्वाइन किया है और एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही यह अपील आज कर रही हूँ कि चिराग जी की सभा में वह आएँ। उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा की चर्चा है। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, यह दायित्व केवल और केवल श्री चिराग पासवान जी का है। पूरे जिले का, पूरे वैशाली का लगा हुआ है। पहले तो हम इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक हम इसको पहुंचाएं।
और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि पहले हम नीतीश जी को पहले जो है हम ये कर रहे थे और लालू परिवार को कर रहे थे। हमारा ही एक नेता है कि किसी को कोई अपशब्द कभी नहीं सुनेगा। हम कामों के चलते किसी का हम विरोध कर सकते हैं, काम का जो है उनका नीति का विरोध कर सकते हैं। हम किसी को गाली देने का काम न मेरा नेता किया है, न करता है और नहीं कर सकता, करेंगे। कल उम्मीदवार के नाम की घोषणा की भी चर्चा है, तो पार्टी की तरफ से कल क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय कमेटी में हैं, हम लोग जो सब कुछ हम लोग तय कर करके उनको हम लोग करते हैं। तो एनडीए में आपको कितना सीट मिल रहा है? हमारा डिमांड वही था जो 6 लोकसभा 1 राज्यसभा, 7 हमारा डिमांड। सहमति बन गई? सहमति तो अभी कहाँ किसी का घोषणा नहीं हुआ, इसलिए हम मानते हैं कि हमारी भी सहमति है। कल तो चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात की, अभी तो दौर चल रहा है, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, अब इधर चलेगा ही। अभी तो जो 6 की दावेदारी में वैशाली कंफर्म है ना आपका? वैशाली था, है और रहेगा। और हाजीपुर मेरा है। हाजीपुर मेरे नेता का है, जिन्होंने ये दल बनाया, जिन्होंने अपने खून से जो है हाजीपुर को सींचा, उसका हकदार हम हैं, उसका हकदार वो नहीं है। विनीता विजय को लेकर वैशाली की जनता आशान्वित हो गई है कि उनको टिकट मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप तो सेंट्रल कमेटी में हैं। 21 जनवरी को विनीता विजय जी पार्टी ज्वाइन की है और लोगों ने देखा है, हमारी राष्ट्रीय कमेटी देखा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखे हैं। उस सभी को भरोसा है कि वैशाली मजबूत होगा, मुजफ्फरपुर मजबूत होगा, उत्तर बिहार मजबूत होगा और इसके चलते सबकी आशाएं विनीता विजय पर निश्चित रूप से लगी हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे सफलता मिलेगी। मतलब दावेदारी विनीता विजय जी की कहा जा सकते हैं? दावेदारी तो जो भी पार्टी का मेंबर है सब लोग दावेदार हो सकते हैं, ये भी हैं न, कैसे है, कोई भी जो है। क्या एनडीए से चिराग पासवान का मोह भंग हुआ है? जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सभा में वो नजर नहीं आ रहा? ये गलत है। नरेंद्र मोदी की जो भी सभा हुई है, सरकारी सभा हुई है, नरेंद्र मोदी की कोई व्यक्तिगत सभा नहीं है। और दूसरा जो है सो उसमें तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, तो ऐसा क्या माने? ऐसा थोड़े है कि वो नहीं गए हैं। कौन सा मीटिंग किए हैं जिसमें जो नहीं रहे हैं? आप इसके पहले गत में चले जाइए, इसके पहले वाला चुनाव में जब हुआ था, उपचुनाव हुआ था, आप हमारे नेता जो है दोनों जगह हाजिर थे। गोपालगंज में भी वो जैसे मीटिंग किए, आपके गुढ़ानी में मीटिंग किए। आगामी 15 मार्च को बिहार विश्वविद्यालय के होने वाले पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर शनिवार को बिहार छात्र संघ के नेता तैयब खान के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि आगामी 15 मार्च को बीपीएससी की परीक्षा है और उसी दिन पीजी सेकेंड सेमेस्टर के सत्र 2022-24 की भी परीक्षा है। बहुत सारे छात्र हैं बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन वो पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, इसलिए परीक्षा को स्थगित कर इसकी तिथि को आगे कर देने की मांग की गई। परीक्षा नियंत्रक से आश्वासन मिला है कि छात्र हित को देखते हुए परीक्षा को स्थगित कर नया तारीख निर्धारित किया जाएगा। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा एग्जामिनेशन कंट्रोलर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि आगामी 15 तारीख को बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है और उस दिन पीजी सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका दोनों एग्ज़ाम है, पीजी का भी और बीपीएससी का, लेकिन वैसे छात्र सिर्फ मतलब कि पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्योंकि वो जॉब वाली है और ये एग्ज़ाम है जो मतलब कि होती रहती है। तो इस कारण से ज्ञापन दिया गया है कंट्रोलर को और उसमें यह बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है पीजी का उसको स्थगित करके आगे बढ़ा दिया जाए और वैसे छात्र पहले अपना बीपीएससी के एग्ज़ाम दे ले और बाद में अपना ये पीजी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का ये आया है बयान कि ठीक है, इसको मतलब गहनता से देखते हुए और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और वीसी महोदय का जैसे आदेश मिलेगा इसको नोटिस कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग चौक से डीएम आवास तक सड़क, पेवर ब्लॉक, नाला निर्माण, अंडरग्राउंड केबलिंग और स्थानीय पार्किंग स्थल के निर्माण का काम पूरा करने के लिए 5 मार्च तक की डेडलाइन दी गई थी।
22 फरवरी को निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने खुद यह डेडलाइन दी थी। डेडलाइन के 4 दिन बाद भी काम पूरा नहीं हो सका है। एजेंसी अब तक सड़क के दोनों लेन का निर्माण नहीं कर पाई है। पेवर ब्लॉक बिछाने का काम भी पूरा नहीं हुआ। कार्य की गति से पहले की तरह ही है। यह काम स्मार्ट सिटी की फेस लिफ्टिंग योजना के तहत होना है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि नगर आयुक्त ट्रेनिंग के लिए इंदौर गए हुए थे, वापस आ गए हैं। अब जल्द ही काम को पूरा करवा लिया जाएगा। क्या कहेंगे, एक बार खनता है, दूसरे बार फिर लाके भरता है, फिर एक बार खनता है, फिर दूसरे बार लाके भरता है। ये तो 10 दिन से परेशान मोहल्ले वाले को किए हुए लोग। डीएम आदेश दिए थे 5 तारीख तक पूरा करना है, नहीं हुआ। 6 तारीख तक का आदेश था, नहीं हुआ। फिर 10 तारीख तक का इसका समय दे दिया गया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 10 तारीख तक ही कंप्लीट होगा। अब बनने के साथ टूटने लगा, बनने के साथ टूटने लगा। मटेरियल कमज़ोर होगा, माल कमज़ोर होगा। लगता है चल पाएगा ही? नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा। फर्क गया है। आइए तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। हाँ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम टूटने लगा। हाँ, उसी कलयुग के है कि पूरा ढहने लगा। कब ढलाया है? ये परसों ढलाया है, परसों रात में सवेरे। कल सुबह समझिए, सुबह ढलाया है। 2 दिन पहले बना, आज टूट गया। हाँ, तो कल ही से टूट गया। देखिए, यह स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी है। ऊपरी स्तर पर कोई भी काम को लटकाने भटकाने का काम यह एनडीए की सरकार, नीतीश जी और सम्राट चौधरी जी की सरकार नहीं चाहती है। लेकिन अगर यह स्थानीय ठेकेदार के कारण और जिन्होंने यह काम लिया है, काम को अगर बाधित करने का काम कर रहे हैं, अभी पर्वों का समय है और किस प्रकार लोगों को परेशानी हो रही है, रास्ते बंद है। कल देखिए 2-4 दिन का समय उसमें लगता है, क्योंकि इसमें जो है कई एजेंसीज काम कर रही हैं और अभी नगर आयुक्त ट्रेनिंग में गए हुए थे इंदौर, आज संभवतः आ गए हैं, तो अब उनके आने से जो है और तेज़ी आएगी। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर देख रहे होंगे कि बहुत सारी काम में जो है तेज़ी आई है। रेस्टोरेशन के खास करके काम में पेवर ब्लॉक लगना शुरू हो गया, अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू हो गई, मास्टिक लेयर बिछना शुरू हो गया। जो रोड टूटे हुए थे उसमें भी जो है ऊपर का जो लेयर है ब्लैक टॉप करना वो शुरू हो गया है। कई जगह पे जो है मैनहोल बनना है और उसमें 5 दिन 6 दिन लगता है। तो पहले इन लोगों ने जो है कई जगह पर उस काम को छोड़ दिया था, तो वो भी पैरेलली हम लोग करा रहे हैं, जो करबला वाले रोड में, नहीं तो फिर बाद में उसको काटना पड़ता। तो ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस माह के अंत तक जो पोर्शन हम लोगों का जहाँ पाइपलाइन डल गई है सीवरेज की, उस सारे रोड को हम लोग रिस्टोर करा दें और आप लोगों को प्रगति इसमें जो है वो दिखेगी भी और काम अभी होता हुआ दिख भी रहा है। चाहे वो रोड का चौड़ीकरण हो, उसके बाद पेवर ब्लॉक हो या अंडरग्राउंड केबलिंग हो। तो ये 31 मार्च तक जो है इस पूरे पोर्शन में जो मेरी प्रोसीडिंग में निकला है वो हम लोग सारा उसको इंश्योर करा देंगे। इसमें बिल्कुल जो है अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। मुजफ्फरपुर में बढ़ रही गर्मी के मद्देनजर शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से सभी 16 प्रखंडों में चापाकल मरम्मत के लिए चलंत मरम्मत वाहन दल को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर कई अन्य अधिकारी एवं विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि जिले में गर्मी बढ़ रही है, कई स्थानों पर चापाकल खराब होने की सूचना है। इसे लेकर पीएचईडी विभाग की ओर से सभी प्रखंडों के खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत के लिए चलंत मरम्मत दल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि चापाकल के ठीक रहने पर लोगों को जल की समस्या नहीं होगी। सभी वाहनों पर 2 चापाकल मिस्त्री और 1 सहायक है। चापाकल मरम्मत को लेकर वाहनों में प्लंजर, हैंडल, वॉशर, नट, बोल्ट रखी गई है। हर एक ग्रीष्मकाल से पहले ये पीएचडी के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में जो है ये दल निकलता है। इस बार हम लोगों ने अर्ली निकालने का प्रयास किया है और हर एक प्रखंड में जो है एक गाड़ी घूमेगी और पूरे ग्रीष्मकाल के दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा जो भी चापाकल ख़राब हैं उनकी त्वरित मरम्मती की जाए। अगर मान लीजिए गर्मी बढ़ती है और बारिश देर से होती है तो कई बार होता है जलस्तर नीचे चले जाने के कारण राइज़र पाइप वगैरह लगाना पड़ता है, तो वो भी ये दल जाएगा और जो भी सार्वजनिक स्थान पर चापाकल लगे हुए हैं, जो सरकारी चापाकल है, उसकी मरम्मती करेगा। इसमें 3 मिस्त्री है और 1 खलासी है एक दल में। ये 16 प्रखंड के लिए 16 गाड़ियाँ आज निकाली गई हैं और इसकी हम लोग रेगुलर वीकली रिपोर्ट भी लेंगे कि ये जो दल है कितने चापाकल की इसने मरम्मती की। और अभी हम लोग सभी प्रखंडों में प्रखंड के कर्मियों को लगा करके हम लोग जांच भी करा रहे हैं कि कितना चापाकल जो है वो ख़राब है। जो डिसफंक्शनल नहीं है, जिसको डिसफंक्शनल की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, जिसमें सामान्य गड़बड़ी है, उन चापाकलों की हम लोग सूची भी प्राप्त कर रहे हैं और उसको हम लोग इसी महीने
महीने के अंत तक हम लोगों का प्रयास रहेगा, अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक ऐसे सारे चापाकल जो ठीक हो सकते हैं उनकी मरम्मती हम लोग कराना सुनिश्चित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर में शहीदों के वीरांगना और आश्रितों के लिए भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 50 वीर नारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। क्षेत्रीय कावा केंद्र सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष सुशीला ने उपस्थित वीर नारियों के परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य एवं उनकी परेशानी संबंधित चर्चा की। भरोसा दिलाया कि कोई भी समस्या होने पर वे तुरंत इस ग्रुप केंद्र से संपर्क कर सीआरपीएफ उनकी हर संभव सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगा। देश की रक्षा करने के दौरान अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले शहीद जवानों के परिवारों के साथ सीआरपीएफ का साथ आजीवन बना रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वीर नारियों को अंग वस्त्र एवं इंडक्शन स्टोव एवं मिक्सर ग्राइंडर देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर के डीआईजी ने वीर नारियों से अनौपचारिक मुलाकात और बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वीर नारियों एवं पेंशन भोगी व्यक्तियों के लिए सीआरपीएफ द्वारा कल्याण संबंधित उठाए गए कदम की जानकारी भी दी। देखिए, आज तो कुल यहाँ करीब 104 वीर नारी और उनके आश्रित आए हुए हैं, जिसमें से आज जो है 50 वीर नारियाँ थी, सभी को सम्मानित किया गया। क्या क्या उनको सम्मान स्वरूप दिया गया? देखिए, तो जैसा मैं पहले बताया, तो जस्ट सूचक है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तो जो सामान दिया गया बहुत तो वैल्यू नहीं कैरी करता, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं तो उनको एक अंग वस्त्र, एक इंडक्शन चूल्हा और एक मिक्सर ग्राइंडर से जो है सम्मानित किया गया है। जैसा कि सर देश के लिए अपना अहम योगदान देने वाले इन वीर सपूतों को मतलब एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए इस तरह से किया गया है, तो कितना ये सब चीज़ें कारगर है? देखिए, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और मैं जानता हूँ या मैं सोचता हूँ कि जब तक हम लोग इनसे जुड़े रहेंगे ये 100% कारगर स्टेप है और उनमें एक विश्वास पैदा होगा, हम में एक विश्वास पैदा होगा, हमें खुशी होगी कि हमारे परिवार के सदस्य अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आमरण हमसे जुड़े रहेंगे। वैसे तो हर शहीद दिवस के दिन हम लोग याद करते हैं, लेकिन इस बार हमारी वर्तमान डीजी मैडम का ये आग्रह था कि इस बार आप लोग अपने क्षेत्र के जितने से अधिक जितने लोग आ सकती हैं, जो ये शहीदों की फैमिली और उनकी पत्नियां हैं, वीर नारियां हैं, उनको बुलाया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। और एक गिफ्ट के रूप में एक इंडक्शन चूल्हा और मिक्सी दिया गया है। लगभग कितने परिवार होंगे? लगभग आज 50 आए होंगे। कहाँ के इसमें मोतिहारी, छपरा, आरा, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, समस्तीपुर। अच्छा, इन सभी परिवारों से जुड़ी कोई समस्या भी है जिनका निवारण को लेकर पहल हो रहा है? हम लोग कोशिश करेंगे, सुन रहे हैं, सुनेंगे इनको भी, और जितना जो पॉसिबल हो सकता है हम लोग ज़रूर करेंगे। जैसा कि आप सम्मानित जब कर रहे हैं तो उनके परिवार से पहले आप बात कर रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, क्या क्या चीज़ें उनसे बात करने से लगा आपको? मैं जानना चाह रही थी कि वो अभी क्या करती हैं, कैसे उनका घर परिवार चलता है, उनके कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे काफ़ी अच्छा कर गए, अच्छा लगता है। बहुतों के बच्चे तो सीआरपीएफ में भी आ गए हैं और कुछ अभी प्रॉब्लम्स में हैं। हम लोग सुनेंगे, जितना हो सकता है उतना हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र प्रसाद सिंह ने मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित आवास पर रेणु फाउंडेशन के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाहर से आए हुए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शास्त्रीय संगीत और भोजपुरी गीत गाकर लोगों को झूमने पर विवश कर दिया।
उपस्थित लोगों ने संयुक्त रूप से सभी कलाकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया को, पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही सभी को प्रसाद ग्रहण कराया गया। भाजपा नेता रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि महाशिवरात्रि महोत्सव 35 सालों से मनाते आ रहे हैं। इस बार देश में श्री राम आए हैं, इसलिए इस साल विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। आँखों के पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू, बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे घर आए हैं, मेरे चौखट पे चल कर आज चारों धाम आए हैं, बहुत खुश हैं मेरे घर आज प्रभु राम। ये महाशिवरात्रि महोत्सव हम पिछले 35 सालों से मना रहे हैं, 35वां है और शहर के सभी क्षेत्रों के लोग को यहाँ आमंत्रित करते हैं। लोग आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और शिवरात्रि महोत्सव मनाते हैं। इस बार का चूँकि प्रभु राम आए हैं हमारे देश में 550 साल के बाद, इसलिए इसको विशेष उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं और सुबह 6 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। और इस बिहार के अलग अलग ज़िलों से बहुत अच्छे कलाकार आए हुए हैं। सबसे पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी आए हैं, जो बहुत ही गुणी लोग हैं, शास्त्रीय संगीत के पुरोधा हैं और उनका आना लगभग 30 साल से यहाँ हो रहा है इस मंच पर। और अन्य कलाकार भी आ रहे हैं। आइए, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी हैं, रहने वाले छपरा के हैं। और भी लोग आए हैं। पंडित गोकुल मिश्रा हैं, जो पूरे बिहार में और भारत में रेडियो स्टेशन से इनको A ग्रेड का मिला हुआ है। पंडित गोकुल मिश्रा रहने वाले पटना के हैं। पंडित शारदा प्रसाद मिश्र के शिष्य हैं बनारस, और इनका तबला वादन होता है। ये भी लगभग 30 साल से हमारे मंच पर आ रहे हैं। इस महोत्सव को अच्छा महोत्सव बनाए के लिए हम सभी कलाकारों का आदर भाव करते हैं। इनको शिवरात्रि है और शिवरात्रि में ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ये मंत्र है। हम लोग शंकर भगवान का जाप करेंगे। शंकरा राग आज गाएंगे भी, शंकर स्तुति होगी, सब राग रागनी ठुमरी भजन इत्यादि सब रखा जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष हम 32 वर्ष से आ रहे हैं। ये कैसा बिहार का मंच है, यहाँ शास्त्रीय संगीत होता है। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक पर शिव बारात में आए हुए भक्तों का स्वागत ठंडाई, फल, बिस्कुट, लस्सी, पानी और पुष्प वर्षा कर किया गया। महाकाल सेवा दल की ओर से सरैयागंज टावर चौक एवं जोगिया मठ के गेट पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य दिवाकर झा ने पूजा अर्चना कर किया। दोनों जगहों पर लगे शिविर में भोलेनाथ के बारातियों को फल, बिस्किट, ठंडाई और पानी से सेवा किया गया। मौके पर अरविंद सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार, समाज सेवी संजीव शर्मा, रमेश रत्नाकर, आकाश चौधरी, राकेश जायसवाल, प्रकाश चौहान, अजीत पटेल, कुणाल श्रीवास्तव, नथुनी महतो, अमरनाथ चौधरी, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी सहित दल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मूवी रोड तो बंद किया हुआ है ना, बंद किया हुआ है करवाना वाला। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।